नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आप सभी को संसद टीवी की ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले आधे घंटे हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस यूक्रेन के बीच सूमी से नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर बनी सहमति। पलायन करने वाले शरणार्थियों की तादाद 20 लाख के पार। रूसी विमानों की यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी। यूक्रेन के सूमी से सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। भारतीय छात्र बसों से पोल्तावा के लिए रवाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने उठाया मानवीय संकट का मुद्दा। कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से पकड़ रही रफ्तार। फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, बजट में उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए उठाए कई कदम। 2 साल के बाद 27 मार्च से फिर से शुरू होंगी तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। विमानन मंत्रालय ने दी मंजूरी। यात्रा के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन होगा अनिवार्य। कोरोना की वजह से लगी थी पाबंदी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से किया सम्मानित। महिला दिवस पर उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री का जोर। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के थिंक एडू कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने साक्षरता और लैंगिक समानता में भारत की प्रगति की सराहना करते हुए शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी आईपीएफ की सरकार की चौथी वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। साथ ही सबरूम में कथलचारी सीमा चौकी क्षेत्र पर सिंगल रो फेसिंग कार्य का निरीक्षण किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सेवा शुरू की, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे यूपीआई 123 पे नाम से शुरू की गई सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ये सेवा साधारण फोन पर भी काम करेगी। Primarily, the helpline will help the customers if he needs any clarification, if a payment is not going through, or if he wants to know to whom to make a particular kind of complaint, he is encountering some difficulty. So the helpline is essentially for those who need help. सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज मेजर अजय सिंह, नायब सूबेदार संजीव कुमार, एमडब्ल्यूओ अंशु तिवारी और नौसेना अधिकारी संजय कुमार सहित 4 रक्षा कर्मियों को उनकी साहसिक गतिविधियों के लिए यूएसआई मैकग्रेगर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया। मणिपुर के 2 जिलों के 7 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज वोट डाले गए। इन मतदान केंद्रों पर हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया था। दूसरे चरण में अनुमानित 84.90% मतदान हुआ था। मोहाली में एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। मादक द्रव्य मामले के सिलसिले में 24 फरवरी को समर्पण करने के बाद उन्हें 2 हफ्तों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,993 नए मामले सामने आए हैं, जो 662 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। संक्रमण की दैनिक दर 0.46% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.68% दर्ज की गई। स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.68% है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले बाकी क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए शुक्रवार को 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता करेंगे। इस साल 12 जनवरी को हुई बातचीत के 14वें दौर में कोई नई सफलता नहीं मिली। 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 14वें दौर में
भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए 2000 मीट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप रवाना की। इससे पहले भारत 2 खेपों में अफगानिस्तान को 4000 मीट्रिक टन गेहूं भेज चुका है। मार्च के आखिर तक 10,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा जाएगा। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में नागरिकों को बचाने के मकसद से सुरक्षित गलियारा खुलने को लेकर सहमति बन गई है। दोनों पक्ष पूर्वी यूक्रेन के समय के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। यूक्रेन की सरकार ने सुमी, झितोमिर, खार्किव, मारियुपोल और बुचा समेत कीव के उपनगरों से लोगों को सुरक्षित जाने देने के लिए मानवीय गलियारा खोलने की मांग की थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर जाने वाले शरणार्थियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा पलायन है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब सुरक्षित गलियारों से नागरिकों को निकालने के प्रयासों को लेकर उम्मीद नजर आई। युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर से सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है और छात्र बसों में सवार होकर पोल्तावा शहर के लिए रवाना हो गए हैं। ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत उड़ानों में उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों की पोल्तावा से होते हुए पश्चिमी सीमाओं तक सुरक्षित निकासी में समन्वय के लिए मिशन का एक दल पोल्तावा शहर में तैनात है। सुमी में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच कई दिनों से जंग जारी रहने की वजह से वहां से छात्रों को निकालने में मुश्किलें आ रही थीं। प्रधानमंत्री ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी और सुमी से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के तरीकों पर चर्चा की थी, जो पूर्वी यूरोपीय देश पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे हुए थे। हमारे एक ही स्थान है, खार्किव से पूरा इवैक्यूएशन हो गया है, पेसोचिन से हो गया है, सिर्फ एक स्थान है, उसका नाम है सुमी। सुमी में इस समय हमारे कोई कल रात को 700 बच्चे थे, पर 694 एग्जैक्ट, मैंने they were already in buses and moving out of Sumy to a place called पोल्टोवा, जो सेफ है। फिर पोल्टोवा से आगे लाया जाएगा। आपने सुना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, जिन्होंने सुमी से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाले जाने के बारे में जानकारी दी। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि रूस और यूक्रेन दोनों से बार-बार अपील के बावजूद पूर्वी यूक्रेन के शहर सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया है और वो इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत हर तरह की शत्रुता को समाप्त करने का लगातार आह्वान करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी निर्दोष भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने की मांग की है। We have also reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। यह अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। रूसी सेना के हमले के मद्देनजर यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। इवैक्यूएशन बसेस के लिए या फिर हमारी फ्लाइट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, खाना वाना वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। नहीं तो 9 दिन अपने बंकरों में रखा हॉस्टल्स के और उन्होंने वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया, तो बहुत सिचुएशन इंकरेजिंग तो नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल सम हम निकल के आए हैं। तो यहाँ में हम इंडियन गवर्नमेंट का भी थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया बॉर्डर के बाद। बहुत ज़्यादा हमारे एजेंट्स ने इतना हमारा करा है कि शायद हम अपनी ज़िंदगी उनके लिए पूरी करते हैं डिवोट। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा करा सर। इनिशिएटिव मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, शायद उन्हीं का एफर्ट है कि आज हम लोग यहाँ हैं। आपने सुना उन भारतीय छात्रों को जिन्होंने भारत वापस आने पर अपनी खुशी जाहिर की है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मानवीय आधार पर गलियारा देने के लिए हुए समझौते के बावजूद रास्ते रूसी टैंक, रूसी रॉकेट और रूसी बारूदी सुरंग से पटे रहे। वीडियो संदेश में वो अपने कार्यालय में नक्काशीदार मेज के पीछे बैठे नजर आ रहे हैं, जो ये साबित करता है कि वो कीव में ही मौजूद हैं।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि मारियुपोल में बच्चों समेत आम लोगों तक खाना और दवाएं पहुंचाने के लिए जिस रास्ते पर सहमति बनी थी, उन सड़कों पर भी बारूदी सुरंग बिछाई गई थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह महज निराशावादी कदम है। सोमवार को वार्ता के दौरान रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की बजाय उसके सहयोगी देश बेलारूस के रास्ते लोगों को निकलने देने का प्रस्ताव किया था। इधर रूसी विमानों ने पूर्वी और मध्य यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी की है। राजधानी कीव में भी गोलाबारी की खबर है। रूसी सैन्य बलों ने ओख्तिर्का में रिहायशी इमारतों पर बम गिराए और एक परमाणु संयंत्र नष्ट कर दिया। कीव के पश्चिम में झितोमिर और पड़ोसी शहर चेरनियाकीव में तेल डिपो पर भी बमबारी की खबरें हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दूतावास हमले से पहले ही कीव से लवीव स्थानांतरित हो गए थे। लवीव पोलैंड की सीमा पार करने वाले लोगों के लिए मुख्य ट्रांजिट केंद्र है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान को अंजाम देने में केवल पेशेवर सैनिकों को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि सैनिक जबरदस्ती अभियान में भाग नहीं ले रहे हैं और न ही भविष्य में भाग लेंगे। उन्होंने विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सैनिकों के रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। रूस 24 फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है। बेहद उतार चढ़ाव भरे कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों के मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 4 कारोबारी सत्रों के बाद आज बढ़त लेने में सफल रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 53,424.26 अंक पर बंद हुआ, जो पिछले दिन की तुलना में 581.34 अंक यानी 1.10% अधिक है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 115.75 अंक की गिरावट पर रहा। दिन भर रही उठापटक के बाद ये 16,013.45 अंक पर बंद हुआ, जो 150.30 अंक यानी 0.95% की बढ़त को दर्शाता है। वहीं अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.87% उछाल के साथ $126.6 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है और यह आर्थिक क्षेत्र में सरकार के फैसलों और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। विकास और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण, इस विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस बार के आम बजट में तेज गति से विकास को जारी रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए देश की जो प्राथमिकता है, उसमें वित्तीय संस्थानों की भागीदारी अहम है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। ड्रोन, अंतरिक्ष और जियो स्पेशल क्षेत्र में लिए गए सरकार के फैसलों को गेम चेंजर करार देते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि इन क्षेत्रों में भी अब भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए हमें अपने सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल वायबल मॉडल्स को प्राथमिकता देनी होगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और साथ ही आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। It is a self-contained code, but the powers that are used by the officers for investigating offences under this act are actually the powers of another act. We think that black money means the money on which the tax has not been, but foreign exchange is slightly more than that. Watch with us, 75 years, laws that shaped India. पांच राज्य, 690 विधानसभा सीटें,
6,990 उम्मीदवार, 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता। मतदान का काम पूरा, मतगणना का इंतजार। किसकी जीत, किसकी हार, किसकी बनेगी सरकार? देखिए फैसला 2022 10 मार्च लाइव दिन भर। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. फैसले जो बन जाए हकीकत, फैसले जो बन जाए नसीहत, फैसले जो आपका जीवन बदल दें, फैसले जो आपको बेहतर कल दें। कैबिनेट के फैसलों की सही तस्वीर। कैबिनेट दिस वीक, गुरुवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महिला ईंट भट्टा श्रमिकों और बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच एवं हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चुनाव नतीजों के आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने और क्षेत्रीय दलों की मदद से राज्य में अगली सरकार बनाने का भरोसा जताया। प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की। सुषमा स्वराज पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है। हालांकि अभिभाषण के दौरान गतिरोध देखने को मिला। टीडीपी विधायकों ने कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान गतिरोध देखने को मिला। जल जीवन मिशन और राशन डिपुओं में खराब दालों और तेल के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में महिला मार्च का नेतृत्व किया। इसमें ढोल नगाड़ों के बीच लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा गूंजा। मार्च में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की 2145 घटनाओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करीब 33 लाख लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही अब तक करीब 103 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से निष्कासित नेता जयप्रकाश मजूमदार ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शाहदरा के ज्वाला नगर में पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 25 पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं और सरकार इस साल 100 पॉलीक्लिनिक शुरू करने की कोशिश कर रही है। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना के पदाधिकारी और शिरडी ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल के यहां छापा मारा। विभाग ने मुंबई और पुणे सहित करीब 20 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की। राहुल कनाल पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में सीमा की सुरक्षा में आईटीबीपी की महिला जवान तैनात हैं। महिलाएं दुर्गम रास्तों, जंगलों और पहाड़ों पर लगातार गश्त कर रही हैं। इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में खदान में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव काम जारी है। इस हादसे की वजह से 4 लोग अब भी खदान में फंसे हुए हैं। 2 अधिकारियों सहित बचे हुए 4 लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध खनन गतिविधियां बिना किसी देरी के रोकी जाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एक समिति गठित की जाए, ताकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सके। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। इसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। श्रद्धालु फरवरी 2023 से यहां दर्शन कर सकेंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कई श्रद्धालुओं के ठगे जाने के बाद गूगल को पत्र लिखकर फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। बोर्ड और पुलिस को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी टिकट बुकिंग की शिकायत मिली थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उद्यान विभाग की ओर से चंद्रशेखर आजाद पार्क में 3 दिवसीय फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें 5000 फूलों के गमले लगाए गए हैं। साथ ही 20 आकृतियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम में एक ऑटो ड्राइवर के सरवनन महापौर बने हैं। वे करीब 20 साल तक ड्राइवर की सीट पर बैठकर ऑटो चलाया करते थे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की। सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को एक बार फिर बहाल करने का फैसला किया है। 27 मार्च 2022 से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का फैसला किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। हालांकि जुलाई 2020 से करीब 35 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विश्व भर में बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और हितधारकों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने इस महीने की 27 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार हासिल करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन, सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता, ऑर्गेनिक खेती करने वाली आदिवासी कार्यकर्ता उषा बेन, दिनेश भाई वसावा, इनोवेशन के लिए विख्यात नासिरा अख्तर, इंटेल इंडिया की प्रमुख निवृत्ति राय, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक नृत्यांगना साइली नंदकिशोर अगवाने, सांपों को बचाने वाली पहली महिला वनिता जगदेव बोराडे और गणितज्ञ नीना गुप्ता भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कच्छ में महिला संत शिविर में एक संगोष्ठी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि कच्छ की धरती सदियों से नारी शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक रही है। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्छ की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है। कच्छ के रंग, विशेष रूप से यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, इसका बड़ा उदाहरण है। ये कलाएं और ये कौशल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए हर साल 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। वैश्विक स्तर पर महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू किया। 1996 में पहली बार इसके आयोजन को एक थीम से जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। अमेरिका में आयोवा में एक स्कूल के बाहर चलती गाड़ी से की गई गोलीबारी में एक किशोर की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। ईस्ट हाई स्कूल के मैदान पर की गई गोलीबारी के संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि उस पर तत्काल आरोप नहीं लगाए गए हैं। पुलिस ने गोलीबारी में हताहत हुए लोगों की पहचान नहीं बताई है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में 12,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई गई है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रंगोली की तस्वीरों के साथ।